हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। देखिए दोस्तों, आप सभी को अपडेट के बारे में मालूम चली गया होगा कि अब जो बिहार शिक्षक बहाली है, इसमें पूरे इंडिया के लोग फॉर्म भरेंगे, यानी पूरे भारत देश के जितने भी राज्य हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये एक नया अपडेट है और ये बहुत बिहार के वासियों के लिए तो खैर बहुत दयनीय है, दुखद है, क्योंकि इतने सारे बिहार के लोग बेरोजगार हैं और बीटेट, सीटेट, एसटेट, नियोजित शिक्षक, क्योंकि नियोजित शिक्षक भी इसमें फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे ही इतना ज़्यादा भीड़ है और पूरे मतलब सभी को दे दिया गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। पता नहीं नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, बहुत ही दयनीय है। और अब तो 9th-10th में भी भरेंगे, 11th-12th में भी भरेंगे अदर स्टेट वाले। पता नहीं सर क्या होगा। बिहार लोगों का रोना आ रहा है ये देख करके कि इतने सारे मतलब इतना अच्छा मौका था, एक तो ऊपर से एग्जाम ला दिए बीपीएससी का, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए ऊपर से क्या क्या कर रही है सरकारें। हर एक स्टेट में किसी आप देखे होंगे न्यूज में, है ना, झारखंड में नहीं भरने दिया जाता है, यूपी में नहीं भरने दिया जाता है, जब तक आप 5 साल वहां पर लगातार आप नहीं रहिएगा, स्थायी नहीं रहिएगा। ठीक है, सब जगह कुछ ना कुछ नियम शर्तें लागू है दोस्तों। ये बिहार है कि सभी को दिए जा रहा है, सभी को दिए जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है ना। और ये प्रधानमंत्री का सपना जो देख रहा है ना, ये विधायक भी नहीं बनेंगे, देख लीजिएगा। इनका अंतिम घड़ी आ गया है, अंतिम समय आ गया है ना। इनको जो लग रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये बिल्कुल सपना ये छोड़ दें। चलिए, तो हम लोग जो क्लास चल रही है आपकी, वो तो क्लास चलते ही रहेगी, और अब आपको और भी 4 गुने ज़्यादा से दोस्तों आपको तैयारी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट हो सकता है। ये टेस्ट नंबर आपका 42 है, इसके पहले बहुत सारा टेस्ट हो गया है, 42 टेस्ट, 41 टेस्ट हो गया है। और रात में 9 PM से आपका NCERT सीरीज चल रहा था, वो सारे क्लास आपके चलते रहेंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण अपडेट और था कि जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसमें कोई 2 सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, ऐसा भी अपडेट आया है आज का। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक आपको लेना अनिवार्य है, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से कोई एक आपको लेना, मतलब उधर से आप कोई एक ले सकते हैं, है ना। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई एक आपका होना जरूरी है, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका कोई एक होगा, और उसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट है उसमें से आप एक ले सकते हैं। तो ये एक अपडेट था और उस पर भी पेपर में दिया है आज, है ना, तो वो भी लगता है सही न्यूज ही है। अब देखिए, उस पर अभी बीपीएससी के द्वारा कुछ नहीं आया है। डेली मतलब कुछ ना कुछ अपडेट आता है भाई साहब, क्या मतलब कैसे बच्चे तैयारी करेंगे। एग्जाम तक लगता है कि अपडेटें आते रहेगा, है ना, जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक अपडेट ही आता रहेगा, और ये आंदोलन है क्या है, मतलब चलते ही रहेगा आपका। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। और ये क्लास आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन और महत्वपूर्ण साइंस के सवाल, यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। अब स्टेट दूसरे लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया बात है, दूसरे लोग तो बहुत खुश है, लेकिन बिहार के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम लोग को अदर स्टेट में नहीं देता है ना। ये सबसे बड़ी दुखद की बात है ना, कि अगर हम लोग को भी अदर स्टेट में मौका देता तो कोई दिक्कत नहीं था। बिहार के लोगों को भी अगर मौका दिया जाता है ना अदर स्टेट में, तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बिहार के लोगों को अदर स्टेट में मौका नहीं मिलता है। और नीतीश कुमार है कि सबको बांट रहे हैं मिठाई, लो भाई तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। होगा तो बहुत कम ही लोगों का, है ना। बस ये इलेक्शन है और कुछ नहीं है, इसी की वजह से राजनीतिक चल रही है दोस्तों। चलिए, तो 3 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है, और जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आंदोलन में तो आप लोग आते नहीं हैं। आंदोलन होती है और आंदोलन आप लोग करते नहीं है ना, घर में से ही खाली बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। जब भी आंदोलन होता है ना, क्योंकि कुछ होने वाला अब नहीं है। तो चलिए हम लोग क्लास करते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ते रहिए भाई साहब। नीतीश कुमार ने तमाचा तो जड़ ही दिया है, और उस तमाचा को आप बर्दाश्त करिए, और क्या करिएगा। ये टेस्ट नंबर है आपका 42 और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपको हम बताने वाले हैं। तो अब तो आपको पढ़िए, अब नहीं पढ़िएगा तो एकदम रिजल्ट नहीं होगा। सब यूपी वाले, झारखंड वाले लेके चल जाएंगे भैया, याद रखिएगा, है ना। कुछ नहीं, झाल बजाते रह जाइएगा बिहार में। और जो 2 साल वाले बीएड जो किया है ना, वो 2030 के बाद वो अमान्य हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। जो 2 साल वाले बीएड किए हुए हैं, जो नए नए 2 साल वाला बीएड कर रहे हैं ना, अगर 2030 तक नौकरी लगा तो ठीक है, 2030 के बाद आपका बीएड का डिग्री ये इनवैलिड हो जाएगा, है ना। ये भी अपडेट दिया है आज, देख लीजिएगा, समझे। चलिए,
तो ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप है, आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिहार शिक्षक बहाली का 1 to 5 का और आपका 9-10 सामाजिक विज्ञान का आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी तैयारी चल रही है 1 to 5 वाले के लिए और 9-10 सामाजिक विज्ञान के लिए तैयारी चल रही है आपका। 499 इसमें दोस्तों चार्ज है 499 रुपीज का। उसके बाद ही आपको ये सारा मटेरियल मिल सकता है, क्लास मिल सकता है, लाइव क्लास मिल सकता है। ये फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है ना, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जहां आपको सारी चीज आपको मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। जो भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पे, तो ये यही नंबर है आपका फोन पे गूगल पे भी है ना, तो इसी यही नंबर आपका व्हाट्सएप भी है। तो जो भी पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास भगवान के नाम लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, है ना। अब क्या उनको बुढ़ारी में सद्बुद्धि देगा, है ना, 1-2 साल के मेहमान है वो। चलिए जी, पहला सवाल है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो मच्छरों से फैलता है। अब देखिए मच्छर से तो बहुत सारा रोग फैलता है ना, कौन सा रोग फैलता है मच्छर से बताइएगा। मच्छर से कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या चिकनगुनिया? क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा? मच्छर से कौन सा रोग फैलता है, जल्दी बताइए। फर्स्ट का आंसर क्या होगा जी, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इसके लिए आपको नीचे आपका कूट दिया गया है, इसमें से आपको आंसर देना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। मच्छर से कौन से रोग फैलते हैं, तो मच्छर काटने से दोस्तों मलेरिया फैलता है आपका। मलेरिया के अलावा दोस्तों डेंगू फैलता है, डेंगू के अलावा चिकनगुनिया फैलता है, यानी कि ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। मच्छर काटने से क्या फैलेगा, मलेरिया हो जाएगा आपको, डेंगू हो जाएगा और चिकनगुनिया हो जाएगा। बरसात का समय आ रहा है तो अपने आसपास, अपने घर में, गमला में, कूलर में, है ना, पानी को जमा ना होने दे, क्योंकि साफ पानी में ही दोस्तों आपके मलेरिया के जो डेंगू के मच्छर है वो पनपते हैं। इसीलिए आप साफ सुथरा थोड़ा सा रहिएगा, तो इससे बचे हुए रहिएगा आपका, ठीक है जी। चलिए, तो जल जमाव को साफ सफाई आपको रखना है ताकि आप मलेरिया से बचे रहे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न पौधों में से वो कौन सा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। जी हाँ, नीतीश कुमार की तरह, है ना, नीतीश कुमार की तरह है ना, फंसाता है अपने अंदर और बाद में क्या करता है, खा जाता है। यही ये कर रहे हैं, है कि नहीं। जाल में फंसा रहे हैं पूरे इंडिया के लोग को, लेकिन उससे कोई फायदा है नहीं। इनको लग रहा है कि हम तो बन जाएंगे पीएम, लेकिन ये दोस्तों कुछ नहीं बनने वाले हैं, है ना। कीटों को जाल में फंसाता है और ये खा जाता है। कैसे खाता है ना, फंसा के खा जाता है, और क्या। तो वो कौन सा कीट है, वो पौधा है ना, वो कौन सा पौधा है ये बताना है आपको। तो वो पौधा का नाम है घटपर्णी का पौधा, है ना, घटपर्णी का पौधा, और यही है घटपर्णी का पौधा नीतीश चाचा, है ना जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 3 नंबर कह रहा है कि अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से कौन सी गैस निकलती है। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से कौन सी गैस निकलती है। अधूरा जला हुआ कौन है, तो बिहार के निवासी अभी, है ना, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है और लोग अधूरे जले हुए हैं। अभी बिहार के निवासी से CO निकल रहा है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। कोई भी पंगा लेगा तो जल के भस्म हो जाएगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अदर स्टेट वाले पंगा मत लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा CO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। जीवाश्म ईंधन से, अधूरे जला हुआ जो जीवाश्म ईंधन है उससे CO निकलता है, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीली गैस है और यही निकल रहा है अभी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए हास्य गैस किसको कहते हैं, तो N2O, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं हास्य गैस। अगर आपके सामने छोड़ दिया जाए तो हंसने लगिएगा, कहेगा पगला गया बचवा, है ना जी, तो वो है हास्य गैस। अगला प्रश्न है आपको कि सांप के जहरीले दांतों को क्या कहते हैं। अब देखिए सांप का जहरीला दांत होता है, काटता है सांप ना, तो जैसे ही काटेगा दोस्तों उल्टी मारेगा आपका, है ना। तो सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विष दंत, है ना, विष दंत कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, सांप के जहरीले दांत को क्या कहते हैं, विष दंत। और मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, मनुष्य के जो दांत होते हैं, आपके दांत कितने दांत हैं, 32 दांत होते हैं, ज्यादा करके 32 सभी लोगों का होता है, किसी का 30 होता है, किसी का 32 होता है ना, या तो 28 होगा या 32 होगा आपका। चलिए, तो ये जो दांत है, और हाँ, तो क्या हम कह रहे थे, दांत होते हैं दोस्तों मनुष्य के 4 प्रकार के, है ना, 4 प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक तो होता है काटने वाला, एक होता है फाड़ने वाला, एक होता है पीसने वाला, एक होता है चबाने वाला। तो काटने वाले को कहते हैं कृंतक,
काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? कृंतक। और फाड़ने वाले को कहते हैं रदनक। फाड़ने वाले को रदनक कहेंगे और पीसने वाले को क्या कहेंगे जी? तो अग्रचवर्णक। जब पीसता है तो उसको अग्रचवर्णक कहेंगे और चबाने वाले को कहेंगे चवर्णक। ठीक है, तो 4 प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 5 नंबर। 5 नंबर है कि वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। देखिए वर्मी कंपोस्ट एक विधि है दोस्तों जिसमें खाद बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो केचुआ का प्रयोग करते हैं, है ना। केचुआ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा केचुआ। वर्मी कंपोस्ट जो है दोस्तों ये आपका कार्बनिक खाद है ना। वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक खाद है। एक हमें सवाल बताइएगा, जवाब बताइएगा कि पत्ता गोभी खाए होंगे ना, पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी में दोस्तों एक जबरदस्त पिल्लू पाया जाता है, मतलब कि कीड़ा पाया जाता है ना। गांव में कहते हैं पिल्लू, पिल्लू नहीं कीड़ा। तो ये पत्ता गोभी में एक कीड़ा पाया जाता है जिसको कहते हैं टेप वर्म। याद रखिएगा, पत्ता गोभी में कौन सा कीड़ा पाया जाता है? टेप वर्म कीड़ा पाया जाता है। ये बहुत खतरनाक कीड़ा होता है दोस्तों, है ना। इसको खाइएगा ना तो आपके पेट में पहुंचेगा पहले, और पेट से कहाँ जाएगा? आंत में जाएगा, और आंत से फिर कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, है ना। और ब्लड से फिर ये मस्तिष्क तक आपके पहुंच जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये टेप वर्म बहुत खतरनाक कीड़ा, इससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है जी, चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर है 6 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? अब निष्क्रिय विटामिन डी, तो चलिए विटामिन डी के बारे में आपको कुछ हम बहुत सारा चीज बता देंगे। ठीक है, विटामिन डी जो निष्क्रिय है वो हो जाएगा आपका एग्रोकैल्सीफेरॉल, है ना। एग्रोकैल्सीफेरॉल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे सी फंक महोदय। किसने किए थे? सी फंक। कब किए थे? 1911 में। याद रखना है, सी फंक 1911 में। अब हमको आप बताइए कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। देखिए जल में 2 घुलनशील होता है दोस्तों, एक तो होता है बी विटामिन, एक होता है सी विटामिन, ये जल में घुल जाएगा। एक होता है वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो 4 विटामिन होते हैं। कौन कौन? तो ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है ना। तो ए डी ई के जो होता है ये वसा में होता है और जल में होता है बी और सी। याद रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। और लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा था निष्क्रिय विटामिन डी, तो निष्क्रिय में एग्रो लग जाएगा, है ना। एग्रो लग जाएगा और कैल्सीफेरॉल तो ये विटामिन डी है, ये है ना। तो निष्क्रिय विटामिन डी एग्रो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा आपका, है ना। यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग जिसको कहते हैं दोस्तों, है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? तो सूखा रोग, जिसको रिकेट्स भी कहा जाता है। विटामिन डी आपको मिलेगा कहां से? तो सूर्य की रोशनी से मिलेगा आपको विटामिन डी। देखे तो विटामिन डी से कितना फायदा है और कितना चीज बता दिए, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, जितने लोग लाइव में पहुंच गए हैं। ठीक है, और जो लोग बाद में देखेंगे वो भी लाइक कर दीजिएगा प्लीज मेरे भाइयों बहनों, है ना। और अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं? बताइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में दोस्तों जो नया पदार्थ बनता है उसे नमक कहा जाता है। क्या कहते हैं? नमक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बउआ, बिल्कुल सही, है ना, नमक। अब बताइए कि जो धोवन सोडा होता है उसको क्या कहते हैं? धोवन सोडा, है ना। कपड़ा जो धोने वाला सोडा है उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला जो सोडा होता है दोस्तों उसमें लगा देंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। और बाई का बनाती है? तो बाई खाना बनाती है, इसीलिए बाई जोड़ दिए तो क्या हो गया? खाना बनाने वाला सोडा। और बाई को हटा दिए तो क्या हो गया? धोने वाला सोडा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की। पानी के गुब्बारे पानी नहीं होगा दोस्तों, पार्टी में, है ना। पानी वही तो, पार्टी में, है ना। यहाँ पार्टी कर लीजिएगा तो पार्टी में तो गुब्बारे होते ही हैं, है ना। पूरा फुलाते हैं और उसको फोड़ने में भी मजा आता है ना। चाहे बर्थडे हो, चाहे आपका एनिवर्सरी हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो ये पार्टी में जो गुब्बारे फुलाने में किस गैस का उसको उपयोग करते हैं, है ना जी? तो इसमें हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम काफी हल्का होता है। हीलियम
जो गैस होता है दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा, इसका खोज किसने किया था? हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस होती है और इसकी खोज फ्रैंक लैंड ने किया था, है ना। हीलियम की खोज किसने किया था? फ्रैंक लैंड महोदय के द्वारा किया गया था, हीलियम, फ्रैंक लैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि हीलियम कैसी गैस है, तो हीलियम दोस्तों अक्रिय गैस है ना। हीलियम कैसी गैस है? तो अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? तो अक्रिय गैस का खोज का श्रेय जाता है रैमजे को, है ना जी। किसको जाता है? रैमजे को। तो रैमजे किए थे अक्रिय गैस का खोज और हीलियम का खोज किए थे फ्रैंक लैंड। ये दोनों याद रखिएगा आपका, ठीक है। हीलियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हीलियम का उपयोग करते हैं डॉक्टर्स लोग भी आपका अस्पताल में, है ना, कृत्रिम सांस देने में आपका मरीजों को इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ में मिलाया जाता है, खाली हीलियम थोड़ी दिया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में दिया जाता है। जो गोताखोर लोग होते हैं, जो समुद्र में गोताखोर लगाते हैं, है ना, पानी के नीचे जो जाते हैं दोस्तों, तो अपने कंधे पर जो टंकी रखते हैं उसमें भी हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ठीक है। और कहाँ लगता है हीलियम का प्रयोग? तो हवाई जहाज का जो टायर होता है उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर सवाल कह रहा है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है आपके ब्लड में, है ना, रक्त में कैल्शियम अगर अधिक हो जाएगा तो क्या होगा जी? तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन यानी किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होगा? अगर आपके रक्त में कैल्शियम बढ़ जाए तो मनुष्य में दोस्तों किस ग्रंथि के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होगा? तो वो हार्मोन कौन सा है? वो ग्रंथि कौन सा है जिससे कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा? तो वो ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, है ना, थायराइड ग्रंथि। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, थायराइड। अगला सवाल है आपका 10 नंबर है कि भारत में किस निर्जन रूप से एक पक्षी अभयारण्य है? निर्जन रूप याद रखिएगा, पक्षी अभयारण्य तो भारत में बहुत है, लेकिन निर्जन रूप में दोस्तों वो है पिट्टी द्वीप सॉरी, ये है आपका पिट्टी, और पिट्टी द्वीप जो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना, निर्जन पिट्टी द्वीप दोस्तों ये हो जाएगा आपका पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य है आपका। बिहार में दोस्तों एक पक्षी अभयारण्य है नागी पक्षी अभयारण्य, है ना। गोवा में एक पक्षी अभयारण्य कौन सा है? पूछा जाता है सलीम अली, है ना। गोवा में जो पक्षी अभयारण्य है सलीम अली, कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए कर्नाटक में एक है पक्षी अभयारण्य घटप्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक संधिपाद है? बताइए संधिपाद एक कौन सा है? तो संधिपाद हो जाएगा सहस्त्रपाद। जी हाँ, सहस्त्रपाद एक संधिपाद है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए जी और चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सही जोड़ा है? अब जोड़ा बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है ना। ऑप्शन है कि कब्जा जोड़ कंधा से संबंधित है, या फिर अचल जोड़ अचल संधि केहुनी, पैवोटल संधि गर्दन, या फिर बॉल सॉकेट संधि ऊपरी जबड़ा हेड। क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, जोड़ा आपका बिल्कुल सही है। पैवोटल संधि आपका गर्दन सिर, ये आपका ठीक है ना। पैवोटल यानी कि खुट्टी संधि भी इसको कहते हैं, गर्दन सिर इसका सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका कि ऊंटों के बारे में बताना है आपको। ऊंट को देखे है ना, तो ऊंट जो है दोस्तों ये रेगिस्तान का जहाज जिसको कहा जाता है ना, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। और गलत कथन कौन सा है ऊंट के बारे में, ये भी आपको बताना है। ये जितने प्रश्न है ना ऐसे फालतू सवाल नहीं है, ये मत सोचिएगा, ये आपको लिया गया है NCERT और आपका SCERT। जबरदस्त सवाल है आपके चैप्टर से, है ना, जो भी चैप्टर है आप देख लीजिएगा जा करके, है ना। और ये दोस्तों आपके मेन रूप से 1 to 5 बच्चे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए तैयार किया गया है। ऐसे देखिए समान अध्ययन तो हर एक को पूछा जाएगा, 11 12 में भी समान अध्ययन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि ऊंटों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऊंट का गोबर जो होता है ये सूखा होता है, देखे होंगे, है ना। ऊंट जब लैट्रिन करता है ना तो देखेंगे दोस्तों इसका एकदम भूसी जैसा रहता है ना, सूखा रहता है। अगला है कि वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, तो ये भी सही है ना, वो ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ी मात्रा में करते हैं। नेक्स्ट है कि उन्हें बहुत पसीना आता है, ये ऑप्शन आपका 100% गलत है ना। 100% क्या है, ये गलत है, क्योंकि ऊंट को बहुत पसीना नहीं आता है, वह स्थलीय आवासों में रहते हैं, ये भी आपका ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका सी नंबर, ठीक है। और देखिए ऊंट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्कर मेला
है ना। पुष्कर मेला कहाँ लगता है जी? तो पुष्कर मेला लगता है दोस्तों राजस्थान में, और राजस्थान के अजमेर में लगता है। और ये मेला किससे संबंधित है? तो ये पशु मेला है ना। ये आपका पशु मेला है पुष्कर मेला। और बिहार का जो आपका दोस्तों सोनपुर मेला है, ये भी आपका पशु मेला है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है? देखिए जीका वायरस जो दोस्तों रोग है, ये मुख्यतः मच्छरों से फैलता है, और मच्छरों की एंडीज प्रजाति से फैलता है ना। मच्छरों की एंडीज प्रजाति से आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका, है ना। मच्छरों की एंडीज प्रजाति से फैलता है। सबसे पहले जीका वायरस का पता लगाया गया था 1947 ईस्वी में, है ना, युगांडा में आपका, है ना, युगांडा में। ठीक है, युगांडा में पता लगाया गया था 1947 में दोस्तों। ये सबसे पहले बंदरों में पता चला था कि बंदर में ये फैला है आपका। ठीक है जी, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न नंबर है 15 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस नंबर पे। मैग्नीज एक लौह खनिज है, बताइए मैग्नीज निम्न में से कौन सा एक लौह खनिज है? लौह खनिज कौन सा है दोस्तों? तो मैग्नीज है, जस्ता है, तांबा है, बॉक्साइट है। तो दोस्तों मैग्नीज जो है दोस्तों ये आपका लौह खनिज है। मैं पहले ही आंसर बोल दिया, है ना, मैं और महान हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। मैग्नीज जो है ये आपका लौह खनिज है आपका। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। भारत में खनिज संसाधनों में सबसे बड़ा भंडार दोस्तों, है ना, वो है दामोदर घाटी क्षेत्र। दामोदर घाटी जो क्षेत्र है, झारखंड वाला जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, वहां पर खनिज संसाधन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम राज्य कौन से हैं? तो प्रथम राज्य हो जाएगा आपका उड़ीसा, है ना। प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों मैग्नीज में? तो वो हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य। ठीक है, मैग्नीज सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मैग्नीज का आपका। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 6 नंबर। सवाल कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए 4 में से कौन सा कथन सही है ना। कौन सा कथन सही है जी? स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। अगला सवाल है कि सवाल नहीं, ऑप्शन है कि एक फ्राइड पेन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। कौन सा कथन सही कह रहा था? तो बी नंबर ऑप्शन हमको बिल्कुल ठीक ही लग रहा है। सी है कि सूर्य अप्रकाशित वस्तु का उदाहरण। नहीं, सूर्य अप्रकाशित कैसे होगा? एक लकड़ी का बक्सा एक चमकदार वस्तु, कैसे हो जाएगा? चमकदार, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे लोग मारेंगे, क्योंकि स्पष्ट कांच से बनी ये खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। स्पष्ट कांच से जो बनता है दोस्तों, इसमें हल्का हल्का होता है, लेकिन जो राइट आंसर जो सबसे अच्छा होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसीलिए हम बी पर ज्यादा फोकस मारेंगे आपका। ठीक है, तो फोकस मारिए बी पर, काम हो जाएगा आपका पूरा, है ना। देखिए यहाँ पर जब सूर्य की बात आई है तो सूर्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य में जो ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों, वो क्या कारण है? तो नाभिकीय संलयन से, है ना। नाभिकीय संलयन के वजह से दोस्तों लगातार ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नाभिकीय संलयन हो जाएगा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 17 नंबर। 17 नंबर है कि राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डेली 3 बजे से क्लास चलती है ना। तो बहुत सारे बच्चे लेट से क्यों जुड़ रहे हैं जी? 3 बजे से चलती है, और पता नहीं इतने सारे लोग एडमिशन लिए हैं और मतलब लाइव क्यों नहीं आते हैं। समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग टाइम से क्यों नहीं क्लास करते हैं। समय से क्लास कीजिएगा तभी भैया समय से हो पाएगा। एक तो ऐसे नीतीश चाचा पगलाल है दारू पी के, है ना। दारू बंद है, लेकिन दारू तो बिकता ही बिहार में, है ना। वो तो खाली ऑफिशियली बंद है आपका, है ना। वो तो ऐसे ही पगलाए हुए हैं। तो आपको तो कम से कम सही रहना पड़ेगा, टाइम से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं का नहीं रहिएगा फिर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर की। राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में बताना है दोस्तों। प्रश्न आपका ऑप्शन है कि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। गलत बात है, प्रधानमंत्री थोड़ी होते हैं। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं, महान्यायवादी भी नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इससे संबंधित हम बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पर बताएंगे। अब क्या बताएंगे जी? जैसे राज्यसभा की बात आई तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं?
है ना। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने, तो 250 है। 250 से ज्यादा नहीं हो सकता है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य। राज्यसभा दोस्तों सदस्य का न्यूनतम उम्र कितना होता है, तो न्यूनतम उम्र होता है 30 वर्ष, है ना। राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल। राज्यसभा दोस्तों कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, याद रखिएगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष, है ना, प्रति 2 वर्ष पर क्या होते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त होते हैं और उसके स्थान पर दूसरे फिर आ जाते हैं। और ये अनुच्छेद कितने में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद आपका 83 के 1 में कहा गया है। ठीक है, ये भी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला जो मैं बता रहा हूं कि राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति के बारे में वर्णन कितने में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 89 में है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, है ना। चलिए जी, तो बहुत सारा सवाल मैंने यहाँ पर बता दिया जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपको 18 नंबर। 18 है कि इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। अब देखिए, भू संसाधन के उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, तो मानव है, और कौन रहेगा, पौधा थोड़ी है, सरीसृप थोड़ी है, ग्रहण थोड़ी है ना। तो कैसे क्या हो जाएगा, आपका मानव हो जाएगा दोस्तों। भू संसाधन का उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी है आपका, मानव ही आपका है कि नहीं। चलिए जी, अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में खाली स्थान जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में उष्मा मुक्त होती है, वो कौन सी गैस है। देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों, है ना, एक रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर ऑप्शन में होगा आपका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला सवाल है आपका 20 नंबर कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है भाइयों, ये है हमारे गुजरात में। कहाँ है ये, हमारे गुजरात राज्य में स्थित है ना। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है ये गुजरात में है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए, तो आंसर हो जाएगा डी। और ये जो चंपानेर दोस्तों पावागढ़ है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है ना। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी आपका दोस्तों इसको शामिल किया गया है, और इसको शामिल किया गया था 2004 ईस्वी में, है ना। 2004 में इसको शामिल किया गया दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 21 नंबर। 21 नंबर है कि HIV, जी हाँ, HIV क्या है दोस्तों, तो एक विषाणु है, यानी कि वायरस है ना। और HIV जो है दोस्तों, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या करता है, हमला करता है। कह रहा है कि HIV का पूर्ण रूप आपको बताना, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। HIV का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस आपका, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ह्यूमन, है ना, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। HIV किससे फैलता है, तो वायरस से फैलता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और इसका काम है, इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है हमारे शरीर का, उस पर क्या करता है, हमला करता है और उसको समाप्त कर देता है। इसीलिए हमारे शरीर में कोई बीमारी होता है तो फिर ठीक नहीं होता है, वो HIV होता है आपका। ठीक है, HIV टेस्ट के लिए दोस्तों एलिसा टेस्ट होता है आपका, है ना। HIV वायरस की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखिएगा। ELISA, एलिसा का भी फुल फॉर्म आपको बताना है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है जी, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसी। ठीक है, ये होता है आपका, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो चालू किया गया था, ये कब किया गया था, 1992 ईस्वी में, है ना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग दोस्तों सर्च लाइट में प्रवर्तक के रूप में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर्च लाइट का उपयोग, सर्च लाइट में उपयोग करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण। अब हम अवतल दर्पण के बारे में आपको बहुत सारा ऑपरेशन करेंगे।
जैसे अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है और कौन कौन लोग करते हैं, जैसे कि दांत के डॉक्टर साहब, है ना, दांत के जो डॉक्टर साहब होते हैं वो दांत को देखने के लिए मुंह में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपके दाढ़ी बनाते हैं जाकर दोस्तों पार्लर में, है ना, तो वहां भी जो लगा रहता है शीशा वो भी अवतल दर्पण होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। वाहन, है ना, जो गाड़ी होता है दोस्तों उसका जो हेड लाइट होता है, वाहन का जो हेड लाइट होता है उसमें भी लगा रहता है कौन, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, सर्च लाइट तो आप समझ ही गए, इसमें भी अवतल दर्पण होता है। उत्तल का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का दोस्तों साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं ना। ड्राइवर साहब बैठल रहते हैं ना, उसके बगल में देखिएगा एगो लगल रहेगा ऐनक, है ना, तो उसको कहते हैं साइड मिरर। तो पीछे से जितना गाड़ी आता है उसमें छोटा छोटा दिखता है, इसमें रहता है उत्तल दर्पण, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। वो क्या क्या उत्पन्न करेंगे दोस्तों, तो वो उत्पन्न करेंगे आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर का है, निम्न में से विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के प्रयोग अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। बताइए कौन सा यहाँ पर आधारित नहीं है, ये बताना है आपको। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के प्रयोग एवं अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। अच्छा ये प्रश्न है, तो प्रश्न का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोस्टर, इलेक्ट्रिक बोतली, इलेक्ट्रिक बेल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक बेल, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक बेल माने घंटी, है ना, जो इलेक्ट्रिक घंटी होता है दोस्तों, ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 25 नंबर, कह रहा है कि तत्वों के परमाणु, है ना, तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान है ना, परमाणु संख्या जैसे समान हो गया और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो गया तो उसको कहेंगे समस्थानिक, आंसर नंबर ए। उसको क्या कहेंगे, आंसर नंबर ए, यानी कि परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक है और परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न, तो समस्थानिक हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि ध्वनि के माध्यम से संचरण के दौरान कानों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या होगा। देखिए ध्वनि के माध्यम से संचरण के दौरान कानों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है ये हो जाएगा संपीड़न, है ना। ध्वनि के माध्यम से संचरण के दौरान कानों नहीं कनो होगा आपका, है ना, कानों यहाँ पर लिखा गया, यहाँ कनो कर लीजिएगा, है ना, कनो। ठीक है, तो कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या होगा, संपीड़न होगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि कंप्रेशन। अगला सवाल है आपका, और ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं, ध्यान रखना है। कौन सा एक तत्व नहीं है, बताइए, कॉपर, पानी, ऑक्सीजन, हीलियम, कौन सा एक तत्व नहीं है, तो जल जो है, यानी कि पानी जो है दोस्तों, ये आपका तत्व नहीं है ना। तो जल आखिर है क्या, तो जल दोस्तों यौगिक है। जल क्या है, जल है आपका यौगिक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो आंसर हो गया आपका आंसर नंबर बी। और जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O, है ना, H2O, ये हो गया आपका जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, जो उदासीन होता है आपका, है ना। चलिए जी, अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा, और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा जल को क्या कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं, वर्षा जल को शुद्ध जल कहते हैं। जल दो प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर जल, एक मृदु जल, है ना, एक कठोर जल, एक मृदु जल। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होगा। क्या सवाल है आपका, कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान, है ना, गिरा नहीं है अभी, ये गिर ही रहा है, तो जब गिर ही रहा है, दौरान ही है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो भार होगा वो भारहीनता हो जाएगा, है ना। मुक्त रूप से भाई साहब ये लटके हुए है, गिर रहा है नीचे, है ना, मुक्त रूप से, तो ये क्या हो जाएगा, भारहीनता महसूस करेगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहां से संबंधित कुछ और सवाल जैसे पूछे जाते हैं, कह रहा है कि एक सवाल पूछा जाएगा, है ना, कि यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए, आप लिफ्ट में से आ रहे हैं और लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए भाई साहब, तो क्या होगा, लटक जाइएगा। कह रहा है कि तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, है ना, तो वो भी मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, और व्यक्ति का भार क्या होगा, शून्य प्रतीत होगा आपका उस स्थिति में, है ना। अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट अगर नीचे गिर रहा है, तो वस्तु का भार शून्य प्रतीत होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न चलिए 29 नंबर,
29 है कि पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्लोएम के परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है दोस्तों? तो फ्लोएम के परिवहन के लिए भोजन, है ना, भोजन, ठीक है। तो पौधे में फ्लोएम जो है ये भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। अब देखिए, जो ठोस चीज है अगर इसको पिघलाइएगा तो इसका टेम्परेचर पर आपको लगेगा कि घट जाएगा, लेकिन नहीं, घटता नहीं है, परिवर्तित नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। और अधिकतर लोग मारेंगे घटेगा, अधिकतर मारेंगे घटेगा, है ना, अधिकतर मारेंगे घटेगा, लेकिन घटेगा नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 31। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज 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 प्लीज, वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग आ गए हैं, है ना, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक उदर्वपातन पदार्थ नहीं है? बताइए, उदर्वपातन पदार्थ नहीं है। तो सोडियम दोस्तों, सोडियम सल्फेट जो है ये उदर्वपातन पदार्थ नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इसके अलावा नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक अम्ल है, ये सभी आपका उदर्वपातन पदार्थ हो जाएंगे आपके। कपूर है। देखिए, उदर्वपातन का मतलब ये हुआ ना कि अगर इसको जलाइएगा तो ये हवा में उड़ जाएगा आपका, है ना। कपूर को जलाते हैं तो क्या होता है, वो हवा में उड़ जाता है ना, वो पानी बनता है नहीं, वो सीधा हवा में उड़ जाएगा गैस बन के आपका, है ना, तो उसको कहते हैं उदर्वपातन। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच में स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? कहाँ कहाँ इसको रख रहे हैं? तो एक उत्तल दर्पण है, हाँ ना, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें कैसा छवि बनेगा? छवि बनेगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आभासी और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और छोटा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है, आभासी और छोटा। चलिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो साइड मिरर में करते हैं और स्ट्रीट लैंप में करते हैं, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। स्ट्रीट लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रीट लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल मत मार दीजिएगा, स्ट्रीट लैंप उत्तल दर्पण। और एटीएम में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर। कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्प्रिंग होता है दोस्तों, स्प्रिंग में होता है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये अपनी स्थिति को क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, है ना, स्प्रिंग हो जाएगा आपका। स्थितिज ऊर्जा होता है स्प्रिंग में, संपीड़ित स्प्रिंग में होता है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए, और आपको बताना है कि जैसे बांध बना करके जो पानी इकट्ठा किया जाता है और घड़ी में जो चाबी देते हैं, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 34 नंबर। हम बहुत फास्ट चल रहे हैं तो आप लोग स्लो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो 3 डॉट दिया हुआ है उस पर जाइएगा, आपका एक ऑप्शन आएगा नॉर्मल, और नॉर्मल पे क्लिक करिएगा तो वहां से आप घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर है 34 कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी होती है? तो एक व्यक्तिगत जो तंत्रिका तंत्र होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर, है ना, कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सबसे बड़ी तंत्रिका, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन तंत्रिका, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है और सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक तंत्रिका है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35 नंबर। प्रश्न है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है जी, आंतरिक संक्रमण तत्व। अगला प्रश्न है 36 नंबर। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? देखिए, ध्वनि तरंग, है ना, ध्वनि जो तरंग है ये आयाम किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? तो बताइए जल्दी से, आयाम किस पर निर्भर करेगा? 36 का आंसर हो जाएगा वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर ये निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। यानी कि जिस ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा उसकी तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा अधिक होगी, है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 नंबर। 37 कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? बताइए, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। आप लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए, नहीं तो फिर उसी को क्लास मिलेगा जो लोग दोस्तों पेड किए हैं, है ना, जो लोग पैसा पेड किए हैं फिर उन्हीं को क्लास देंगे, याद रखिएगा, है ना जी। तो ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक अगर करते हैं तो आपको मिल सकता है, अन्यथा फिर आपको बंद कर दिया जाएगा, है ना। जो लोग पेड किए हैं ऐसे भी अब बहुत ज्यादा भौकाल मचने वाला है बिहार में,
प्रश्न देखिएगा, प्रश्न इसका आंसर क्या होगा 37 नंबर का। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा 37 का प्रोटॉन, है ना। आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, यानी कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो बराबर होती है आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा मैं पानी वगैरह पी लूं, ठीक है। बताइए 38 का आंसर क्या होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन बहुप्रमाणिक है, बताइए बहुप्रमाणिक कौन सा है, तो बहुप्रमाणिक हो जाएगा नाइट्रोजन आपका, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ये बहुप्रमाणिक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों, अच्छा 38 ना है, हाँ सॉरी बहुप्रमाणिक नाइट्रोजन नहीं दोस्तों, हाँ वही हमको लग रहा है कि सल्फर होगा, है ना। बहुप्रमाणिक क्या होगा, सल्फर, है ना। क्या होगा आपका, सल्फर होगा बहुप्रमाणिक, आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बहुप्रमाणिक है सल्फर, ठीक है। सल्फर का अणुसूत्र कितना होता है, S8 होता है, सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सी पदार्थ मौजूद होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरी पत्तियों में मदद करने के लिए दोस्तों हरी पत्ती में कौन सा मौजूद होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है, याद रखना है ना, क्लोरोफिल याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इससे संबंधित आपका। तपेदिक किसकी एक बीमारी है, बताइए तपेदिक जो एक बीमारी है किसकी बीमारी है। देखिए तपेदिक जो है ना ये फेफड़े की बीमारी है, किसकी बीमारी है, तपेदिक जो है ये फेफड़े की बीमारी है, आंसर हो जाएगा डी। मैं आपको बहुत सारा बीमारी आपको बताने वाला हूं और उसका प्रभावित होने वाला अंग आप याद रखिएगा। अब जैसे कि मधुमेह है ना, बहुत सारे लोगों को मधुमेह होता है, तो मधुमेह से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा अग्नाशय। अब डिप्थीरिया जो रोग है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गला हमारा, डिप्थीरिया गला। और गठिया से कौन सा रोग, गठिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जोड़, है ना, पैर का जो जोड़ होता है, घुटना होता है, टेहुना होता है, केहुनी होता है, तो ये गठिया होता है। रिकेट्स से होता है दोस्तों हड्डी, है ना, रिकेट से कमजोर होता है आपका हड्डी। और हैजा से होता है आंत प्रभावित, और सिफिलिस से होता है जनन अंग प्रभावित, और काला अजार से होता है रुधिर, प्लीहा और अस्थि मज्जा प्रभावित, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बीमारी है, इससे आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे रतौंधी तो आंख हो जाएगा प्रभावित, है ना, तो बहुत सारे और भी बीमारी है जिससे प्रभावित होता है, आपको पूछा जाता है। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 41 नंबर। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। देखिए आर्द्र भूमि से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपके बुक में भी दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे मैं आपको लगभग यहाँ पर 6-7 सवाल में बता देता हूँ, बस इतना ही रट लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, है ना। तो भारत में जो रेणुका है, भारत में जो रेणुका है दोस्तों, ये सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है, मतलब आर्द्र, वहां पर आर्द्रता ज्यादा है, नमी भूमि, नम भूमि, और क्या, है ना। देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु सबसे प्रथम सम्मेलन हुआ था कहाँ, तो ईरान में। कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था दोस्तों। ये होता कब है, तो 1971 में होता है, ठीक है। याद रखिएगा आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन होता है ईरान में, और ईरान में कहाँ कब हुआ था, तो 1971 में, ठीक है। और ईरान में कहाँ होता है, तो रामसर में, है ना, रामसर में होता है दोस्तों ईरान में, है ना। तो रामसर कन्वेंशन का जो शुरू हुआ था, ये आपका शुरू हुआ था आपको कहाँ से, ईरान से आपका शुरू हुआ था, ठीक है। और ये दोस्तों भारत में रामसर कन्वेंशन दोस्तों कब शामिल हुआ, तो भारत में शामिल हुआ दोस्तों 1 फरवरी 1982 से, ठीक है। 1 फरवरी 1982 से आपको भारत में शुरू हुआ रामसर कन्वेंशन आपका, ठीक है। रामसर कन्वेंशन में बहुत सारे स्थलों को शामिल किया गया है। विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो 2 फरवरी को, 2 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि, ये भी आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। चलिए भारत का अगर पूछा जाए कि एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि कौन सा है, तो वो है हरिके बैराज, है ना, कृत्रिम आर्द्र भूमि हरिके बैराज। और अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा सुंदरवन, है ना। सुंदरवन दोस्तों ये जो पश्चिम बंगाल में है, ये है आपका सबसे बड़ा आर्द्र भूमि भारत का आपका। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर की 7 वर्षीय युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 वर्षीय युद्ध का परिणाम स्वरूप कौन से देशों पर फौजियों की हार हुई थी। देखिए 7 वर्षीय युद्ध भी इसको कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये युद्ध चला था 7 साल। कब से कब तक चला था, तो 1756 से लेकर के 1763 तक, ये आप याद रखना है। ये युद्ध जो चला था दोस्तों, ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चलता है।
है ना। इंग्लैंड और दोस्तों फ्रांस के बीच में ये आपका युद्ध होता है, जिसमें हार होती है फ्रांस की, है ना। फ्रांस की दोस्तों हार होती है इसमें, इंग्लैंड की इसमें जीत होती है 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में। सप्तवर्षीय युद्ध बहुत बार पूछा गया है। आप हमको एक जवाब दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप बताइएगा कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, बताइए जल्दी से। गुलाबों का युद्ध, गुलाबों का युद्ध होता है दोस्तों आपका इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध कहाँ होता है, तो गुलाबों का युद्ध भी होता है आपका इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में दोस्तों गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था, याद रखिएगा। इंग्लैंड में दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, जो बताइए। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। चलिए, औद्योगिक क्रांति जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी कौन था, तो वो था जर्मनी, है ना। एक क्वेश्चन बताइएगा कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है, तो यह है कथन दोस्तों फ्रांस के लुई 14वां का। मैं ही राज्य हूं, सिंपल पूछेगा कि यह कथन किसका है, लुई 14वां का, और मेरे ही शब्द कानून है, यह भी आपका लुई 14वां का ही है आपका, है ना। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, है ना, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई 16वां था, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रांस अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है दोस्तों, वो कब मनाता है, तो 14 जुलाई को फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कितने सारे सवाल मैं आपको बता दिया, अगर आप इतना याद रखिएगा तब तो हो जाएगा काम, नहीं याद रखिएगा तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बताइए URL, URL का फुल फॉर्म बता दीजिए। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। हमको आप बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में जो अशुद्धि होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बग। कंप्यूटर जो अशुद्धि होता है इसको क्या कहते हैं, बग कहा जाता है। अब हमको कुछ आप फुल फॉर्म बताइए, जैसे कि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बताइए कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW। अब बताइए कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है WAN, है ना। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का। VDU, तो VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल आपका डिस्प्ले यूनिट। ये जितने मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, एक जरूर आपको पूछे जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। FAX फैक्स, आप लोग फैक्स करते हैं ना, तो फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है जी, FA मतलब फॉर अवे जीरोक्स, फॉर अवे जीरोक्स। DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, DPT, तो DPT का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉरी DTP, तो DPT नहीं DTP, है ना, DTP, है ना, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पूछा जाएगा, एक आध को जरूर यहां से आपको लड़ जाएगा। प्रश्न है कि सेंटियागो किसकी राजधानी है। देखिए सेंटियागो जो राजधानी है दोस्तों, ये चिली की राजधानी है। नाम ही है दोस्तों चिली, यानी कि मिर्च की तरह ये लंबा है ना, इस प्रकार से चिली आपको दिखेगा। कहाँ, तो दक्षिण अमेरिका में आपको दिखेगा चिली, ठीक है। दक्षिण अमेरिकीय देश है आपका चिली, और चिली की राजधानी है आपका सेंटियागो, याद रखना है सेंटियागो। सेंटियागो की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, एक स्पेनिश नागरिक किया था, जिसका नाम था पेड्रो दे वाल्दिविया, है ना। पेड्रो दे वाल्दिविया किया था दोस्तों 1541 ईस्वी में, है ना। सेंटियागो की स्थापना स्पेनिश नागरिक पेड्रो दे वाल्दिविया ने किया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45 नंबर। वीडियो को सभी लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, नहीं तो मैं उन्हीं को दूंगा जो लोग पेड किए हैं, है ना। बंद हो जाएगा कुछ दिन बाद क्लास, बहुत भौकाल मचा है यहाँ पर बिहार में। प्रश्न देखिए कि 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था दोस्तों, तो 1902 में जो स्थापित हुआ था पुलिस कमीशन, वो हुआ था एंड्रू फ्रेजर। जी हाँ सर, एंड्रू फ्रेजर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। 1902 में स्थापना होता है पुलिस कमीशन की, और एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में होता है।
ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंचाई आयोग का गठन हुआ था आपका 1901 ईस्वी में, और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन, तो कॉलिन स्कॉट मानफ्रिक। ठीक है, बहुत नाम टेढ़ा टेढ़ा है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो चलिए इस नदी को हम ऑपरेशन करते हैं बढ़िया से। वो नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में नहीं निकलती है। तो आखिर निकलती कहाँ से जी ब्रह्मपुत्र नदी? तो देख लीजिए कहाँ से निकलती है। मैं थोड़ा सा आपको भारत का मानचित्र भी बना देता हूं, तब तक आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका भारत का मानचित्र, कैसा लगा? तो यहां से निकलती है दोस्तों आपको कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से दोस्तों? तो मानसरोवर के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, तो यहाँ मानसरोवर है, यहां से निकलती है और तिब्बत में बढ़ती है किधर? तो पूरब की तरफ। और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? सांगपो कहते हैं इसको तिब्बत में। अब जैसे ही ये तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा दोस्तों यू टर्न लेकर के, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कहेंगे क्या? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कहेंगे दिहांग। क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये पहुंचेगा असम में, तो असम में इसको क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र कहेंगे। असम में क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र कहेंगे। और असम से जैसे ही आगे बढ़ेगा आगे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको क्या कहेंगे? बांग्लादेश में इसको कहेंगे जमुना। क्या कहेंगे जी? बांग्लादेश में इसको कहेंगे जमुना। और इधर से आ रही थी कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। और जैसे ही गंगा बांग्लादेश में जाएगी तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहेंगे? पद्मा। और यही पद्मा जो नदी है जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी तो ये दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहेंगे? मेघना। ठीक है, क्या कहेंगे? मेघना कहेंगे इसको। ठीक है, तो अब बताइए कि भारत में कौन सी नदी नहीं निकलती है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ये कहां से निकलती है? तो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, याद रखना है ना। चलिए, तो बहुत सारा बता दिए। अब एक चीज और बता दीजिए कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है ना। 2900 किलोमीटर दोस्तों ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों आपको कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, कामेंग, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। प्रश्न है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? सौर मंडल में दोस्तों क्षुद्र ग्रह आपको मिलेगा। देखिए इसको मैं बढ़िया से बता देता हूं। ये है आपका सन यानी कि सूरज। सूर्य के बाद सबसे नजदीक का ग्रह बुध। बुध के बाद दोस्तों शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसके बीच में मिलेगा आपको क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटा छोटा ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटा छोटा ग्रह है। और ये क्षुद्र ग्रह क्या है? तो ये ग्रह से ही टूट करके अलग हो गया है और इसी को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह मिलेगा दोस्तों, ये है आपका मंगल और ये है आपका बृहस्पति, है ना। ये है आपका बृहस्पति, तो ये दोनों के बीच में मिलेगा आपको क्षुद्र ग्रह दोस्तों। आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी नंबर। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, है ना। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, है ना। ये है दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। पृथ्वी 5वें नंबर पर आता है ना, बड़े में। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में आपको कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में दोस्तों आपको भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है जी? तो आपके 12 अनुसूची है। लेकिन जब संविधान बना था तो इसमें कितनी अनुसूची थे? जब संविधान हमारा बना था तो इसमें 8 अनुसूची था। 8 में पहले जुड़ा 9वां, फिर जुड़ा 10वां, फिर जुड़ा 11वां और फिर जुड़ा आपका 12वां। 9 में क्या है? नियम, यानी कि पहला संविधान संशोधन हुआ था। 10 में क्या है? दल बदल, है ना जी, दल बदल 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 11 में क्या है? आपका पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 12 में क्या है? आपका नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। तो ये चारों पांचों आपको याद रखना है। और 8वां अनुसूची में क्या है? आपका भाषा, जिसमें आपको 22 भाषा का उल्लेख किया गया है वर्तमान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अनुसूची जो है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। 12 अनुसूची आपका। पहली अनुसूची में क्या वर्णन है? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में यही वर्णन आपको किया गया है। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है दोस्तों? तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है, भत्ता है, पेंशन है।
तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, तीसरी में क्या हो गया, शपथ ग्रहण हो गया। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, है ना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी में हो गया। पांचवी में क्या हो गया, तो पांचवी में हो गया आपका एससी और एसटी, है ना, पांचवी में क्या हो गया, एससी एसटी से संबंधित प्रावधान। छठा में क्या हो गया दोस्तों, एएमटीएम, एएमटीएम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको दिया गया छठा अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो सातवीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र और राज्यों का जो अधिकार है उसमें बंटवारा किया गया, यानी कि सातवीं अनुसूची में ही संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची वर्णन किया गया है सातवीं अनुसूची में ही आपका। आठवीं में क्या है, आठवीं में आपका भाषा है। नौवीं में क्या है, नौवीं में आपका नियम है ना। 10वीं में क्या है, 10वीं में दल बदल है। 11वीं में क्या है, पंचायती राज और 12वीं में क्या है, आपको नगर पालिका है ना। तो ये 12 आपको याद रखना है अनुसूची, आपको एक अनुसूची जरूर एग्जाम में छपेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका 49 नंबर, कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से फुडुंगो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। बताइए अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों फुडुंगो एक नदी है जिस पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है ना। ये नाम का सुने थे आपको, ये नाम तो आप नहीं सुने होंगे। तो फुडुंगो नदी है दोस्तों, इस पर दीक्षी परियोजना है ना। कौन सी परियोजना है, दीक्षी, जी हाँ दोस्तों दीक्षी परियोजना है। और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए जी, तो कितना सारा चीज बता दिए और इसमें और भी एक चीज बताना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में रेलवे की शुरुआत। तो रेलवे की शुरुआत से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं रेलवे का, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। रेलवे की शुरुआत होती है तो आपको पता होगा कि 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत होती है। कब होती है, 1853 में। सबसे पहले कब चला था, तो पूरा डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलवे की शुरुआत होती है। 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक, तो बॉम्बे से लेकर के थाने तक मात्र 34 किलोमीटर दूरी पर यह चला था। किसने चलाया था, तो वो था आपका डलहौजी, है ना। किसने चलाया था जी, डलहौजी ने चलाया था इसको, रेलवे को। ठीक है, और जो पहला रेलवे चला था दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता था, तो ब्लैक ब्यूटी। क्या कहते थे इसको, इसको नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। तो याद रखिएगा, रेलवे काला था, है ना, रेल क्या था, काला था, लेकिन हमारे लिए बहुत सुंदर था, तो इसलिए इसको नाम रखा गया ब्लैक ब्यूटी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत में पहला विद्युत रेल, भारत में पहला विद्युत रेल कब चला था दोस्तों, तो भारत में पहला विद्युत रेल चला था 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। भारत में पहला विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को। कहां से कहां तक, तो मुंबई भीटी से, है ना, मुंबई भीटी से लेकर के कहां तक दोस्तों, कुर्ला तक। मुंबई भीटी से कुर्ला तक चला था 1925 में सबसे पहले विद्युत रेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डेक्कन क्वीन जो था दोस्तों, ये बिजली चालित प्रथम ट्रेन था। तो अगर पूछे कि प्रथम ट्रेन बिजली चालित कौन था, तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। कौन नाम, क्या नाम था, डेक्कन क्वीन। और भारत में जो पहली ट्रेन चली थी, है ना, बंबई से थाने पर, उसका क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी। याद रखिएगा। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ, तो 1890 ईस्वी में। भारतीय रेलवे एक्ट पारित कब हुआ, 1890 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि दुनिया में प्रथम रेल कब चला था, है ना, तो विश्व में जो प्रथम रेल चला था दोस्तों, विश्व में जो सबसे पहली बार रेल चलाया गया था वो 1825 ईस्वी में, है ना, 1825 ईस्वी में चला था। कहां, तो इंग्लैंड में चला था, स्टॉकटन से लेकर के डार्लिंगटन तक, है ना, स्टॉक से लेकर के डार्लिंग तक चला था। याद रखिएगा, स्टॉकटन, है ना, स्टॉकटन से लेकर के कहां तक, डार्लिंगटन तक चला था स्वतंत्र पहला ट्रेन दोस्तों आपका विश्व का, आपका 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चला था। अगर आपसे पूछा जाए सवाल, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, तो प्रथम रेल मंत्री कौन थे, प्रथम रेल मंत्री, बताइए प्रथम रेल मंत्री कौन थे दोस्तों, तो इनका नाम था जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर पूछा जाए तो रेल मथाई हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा, इसको पढ़ करके मत दिए थे, है ना, तो रेल मथाई याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। अगर पूछे कि देश की पहली महिला रेल मंत्री, देश की पहली महिला रेल मंत्री, तो महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी, है ना, ममता बनर्जी पहली महिला रेल मंत्री। अगर आपसे पूछे कि रेलवे का पितामह किसको कहते हैं, रेलवे का पितामह किसको कहते हैं, तो पितामह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंस को। किसको कहते हैं, जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है रेलवे का पितामह। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना सारा सवाल में बता दिया। चलिए, तो ये था आज के 50 महत्वपूर्ण सवाल, इसका क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ दे दिया गया है। आप इसको टेस्ट लगाइए और हमको बताइए कि कितना आप सही किए हैं। अगर आप में दम है तो इसमें कम से कम
आपने अगर वीडियो देख लिया है तो कम से कम 45 तो सही हो ही जाएगा आपका, है ना, हाँ ना जी। चलिए, और इतना सही कर देते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप इसमें हमारे ग्रुप में जुड़ जाना है, वहां पर आपको सारे PDF नोट्स, क्लास, लाइव क्लास, सारा चीज मिलते रहेगा। मात्र इसमें 499 का चार्ज है ना, 499 का इसमें चार्ज है। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, इसी पे आपको पे करके व्हाट्सएप करना होगा, तभी आपको सारा चीज मिल पाएगा। जो भी पे करेंगे तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपको वहां पर पर्सनली सारे मटेरियल आपको दिया जा सके। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं रात में, है ना। रात में होगा 9 PM से क्लास आपकी, है ना। 9 PM से होगी आपकी NCERT और SCERT दोस्तों, आपका हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री की क्लास होगी दोस्तों, क्लास 10 वाला चैप्टर नंबर 3 होगा आज आपका, ठीक है। तो रात में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि नीतीश कुमार पगला गया है। थैंक यू दोस्तों।